हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 11। तो चलिए, आज के क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जीवधारी। जीवधारी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा जीवधारी। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऐसे प्रश्न का राइट आंसर क्या बनने वाला है? जीवधारी। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, इंसुलिन की कमी से किस प्रकार का रोग होता है। और ऐसे प्रश्न हम पिछले लेक्चर में भी करवा चुके हैं और यहाँ यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो बार बार एक प्रश्न को आप लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सब प्रश्न आप लोग के माइंड में फिट रहना चाहिए। इंसुलिन की कमी से होता है, किस प्रकार का रोग होता है या कैसा रोग होता है जी? मधुमेह। मधुमेह होता है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह। इंसुलिन की कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं? मधुमेह रोग होते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार होता है या किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? व्यवहार होता है या व्यवहार की जगह पर उपयोग भी दे सकता है या प्रयोग भी। तो कहेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या व्यवहार होता है या उपयोग होता है। ये तीन वर्ड में से कोई भी वर्ड यहाँ रख सकते हैं जिसमें व्यवहार तो क्वेश्चंस के साथ लगा हुआ है ही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस।
कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अवतल लेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में मानव नेत्र में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? तो हमारे आंख में जो लेंस पाया जाता है उस लेंस का नाम क्या होता है? उत्तल, या हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस। कहीं ऑप्शंस में उत्तल के जगह क्रिस्टलीय भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, उत्तल का ही नाम है क्रिस्टलीय लेंस। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, या फिर कह लीजिए क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को या युक्ति को, यंत्र की जगह युक्ति भी वर्ड लगा सकता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विभवांतर को हम किस विद्युतीय उपकरण द्वारा या किस विद्युतीय यंत्र द्वारा इसको मापते हैं? तो वो यंत्र का क्या नाम होता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वोल्टमीटर। चलिए अब हम उस तरफ अगले क्वेश्चंस को करते हैं। उम्मीद करते हैं इधर के सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, और तब तक यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इन सारे प्रश्न को नोट कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और ये सब प्रश्न
बिल्कुल कहीं न कहीं ओम के नियम से संबंधित है, ओम्स लॉ से संबंधित है। यदि आप लोग ओम के नियम को फिजिक्स के अंदर अच्छे तरीका से पढ़े हैं तो ये सब प्रश्न का जवाब या फिर कह लीजिए उत्तर आप लोग आसानी पूर्वक दे सकते हैं। अगर ओम्स लॉ आप लोग को पता नहीं है तो ये सब प्रश्न का आंसर आप लोग को देने में मुश्किल हो सकता है या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ये सब प्रश्न को लेकर। तो चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कॉन्सेप्ट से ओम के नियम को पढ़िए और फिर इस प्रकार के प्रश्न को लगाइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है या किस क्रम में हम जोड़ते हैं? तो आमीटर को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ा जाता है। चलिए, अब यहीं से एक प्रश्न आप लोग को हम होमवर्क में देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमको आप ये बताइए कि आमीटर से किस चीज को मापा जाता है या आमीटर यंत्र द्वारा किस चीज को मापा जाता है? इस प्रश्न का आंसर या उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या था? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? बताइए। श्रेणी क्रम में, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। पिछले लेक्चर में भी यह प्रश्न करवा चुके हैं और बच्चा जानता है इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब या सही उत्तर क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो बताइए क्या होता है विद्युत धारा के एसआई मात्रक? 9th से ही इसका एसआई यूनिट पढ़ाया जाता है और हम यूनिट एंड डायमेंशन वाले पार्ट्स में 9th वाले बच्चे को भी बताए हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एम्पियर। क्या बनेगा? एम्पियर बनेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, और ऐसे प्रश्न का जवाब हम आप लोगों को बता रहे हैं तो सोचिए आप लोगों के ऊपर क्या बीतते होंगे। यही बीतते होंगे कि इतना मुश्किल प्रश्न का जवाब सर बता रहे हैं तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे प्रश्न को हमें छोड़ने के लिए कहिए। अगर नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो फिर इस तरह के प्रश्न को लेकर आप लोगों के ऊपर कुछ जवाबदेही बन जाता है। एकदम लटरू प्रश्न सबको लेकर के जवाबदेही नहीं बनेगा तो फिर किस प्रश्न को लेकर जवाबदेही बनेगा? चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ या केवल, सिर्फ के जगह केवल वर्ड भी यूज कर सकता है, इसलिए सिर्फ और केवल दोनों वर्ड को माइंड में एडजस्ट करके चलिएगा। सिर्फ का मतलब ही होता है केवल
या केवल का ही मतलब होता है सिर्फ। दोनों में से कुछ भी यहाँ दे दे तो घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वह लेंस क्या है? वह लेंस कौन सा होता है जी? उस लेंस का नाम हम देते हैं उत्तल लेंस। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न थे, बिल्कुल ही आसान प्रश्न था ये, है ना, जिसका जवाब आप लोग भी दे सकता था। लेकिन चलिए खैर हम बता दिए। अब आगे जब ऐसे प्रश्न आए तो आराम से कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर यदि आप लोग कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे तो ऐसे प्रश्न सबका जवाब देने में जरा सा भी समय नहीं लीजिएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो लेंस क्या है? उत्तल। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 एरो, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रिएक्शन से रिलेटेड यह प्रश्न है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? उपचयन कि अपचयन? ये दो विकल्प में से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में चूज करके बताइए क्या होगा। ओके, चलिए अगर नहीं बता पाइएगा तो फिर दिक्कत है। इस प्रश्न को हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं कि करवा दे। यदि आप लोग नहीं कर पाइएगा तो कमेंट में नो लिख दीजिएगा, अगर कर पाइएगा तो हाँ लिख दीजिएगा। ऐसे प्रश्न हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ही देंगे, यदि यहाँ होमवर्क के रूप में यदि ऐसे प्रश्न को रख दिए हैं तो। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का हम आंसर दे देते हैं। रिएक्शन बिल्कुल बताए हैं। कॉपर ऑक्साइड का संयोग हो रहा है किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग। जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसे किस प्रकार का अभिक्रिया कहते हैं? किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तो वो कहलाती है अपचयन, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? अवकरण भी देते हैं। अपचयन अभिक्रिया बोलिए या अवकरण अभिक्रिया बोलिए। तो ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अपचयन। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अपचयन। अपचयन। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप जो भी प्रश्न करवाए हैं उन सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम इधर का प्रश्न मिटाते हैं और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मेरा जो अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संयोग इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। के यहाँ के छूट चुका है, के लगा दीजिएगा। रुकिए, दोबारा फिर से इस प्रश्न को हम लिख देते हैं, चूंकि स्पेस थोड़ा कम थे इसलिए इस प्रश्न को दोबारा हम यहाँ नोट कर देते हैं। प्रश्न संख्या क्या था? 10। तो 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो कैसा यौगिक कहलाते जी? किस प्रकार का यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक का नाम हम क्या देते हैं? यह किस प्रकार का यौगिक कहलाते हैं? वो होता है विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी यौगिक, या इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। इसी को क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। आयनिक यौगिक, इसको बट्टा नहीं समझिएगा, ये या का निशान है। आयनिक यौगिक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो कहलाते हैं, उस यौगिक का नाम क्या होता है? विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक। तो अच्छे तरीका से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाता है? इज वेरी सिंपल प्रश्न है, इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान प्रश्न है जी। क्या होगा ऐसे प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग। कहिए ना, पढ़वे न किए तो कहां से बताएंगे? तो काहे न पढ़े, इतना समय बीत गए फिर काहे न पढ़े, पढ़ना तो चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। अरे बोलने से ही पता चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है? मेरा अगला प्रश्न है आवर्त सारणी से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से संबंधित। तो कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। और पहले हमको आप लोग ये बताइए कि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं या वर्ग होते हैं, या फिर हमको आप ये भी बताइए साथ में कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में कितने क्षैतिज कतार होते हैं। क्योंकि हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन ऐसा प्रश्न यहां आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। पूछा गया है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो सदस्य होते हैं या फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उसको किस प्रकार के एलिमेंट कहते हैं, वह कैसा एलिमेंट होता है। पहला ग्रुप के सदस्य का नाम पूछा गया है, या फर्स्ट ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपसे हम क्वेश्चंस किए पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं और कितने आवर्त होते हैं, कितने क्षैतिज कतार होते हैं। क्षैतिज कतार को ही आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर संतब को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आपसे हम ग्रुप पूछ रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप हैं और फिर कितने आवर्त हैं। इस चीज का जवाब आप लोग नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में भर कर रखिएगा। हम अगले दिन जब यहाँ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे तो फिर आप लोगों के जवाब को देखेंगे। चलिए आवर्त सारणी क्वेश्चंस नंबर को भी याद रख लीजिएगा। इसी क्वेश्चंस के भी यहाँ पर मैं आप लोगों से इससे संबंधित क्वेश्चंस किया हूं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य का क्या नाम देते हैं, क्षारीय, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के फर्स्ट ग्रुप का जो सदस्य होते हैं या फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट या उस ग्रुप का जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, क्षारीय धातु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, क्षारीय धातु।
चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। गैस की उपस्थिति है। उपस्थिति है। तो बताइए हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा प्रतिशत में कितने हैं वायुमंडलीय, हमारे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा परसेंट में आपको बताना है कि कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में अवेलेबल है। यही चीजें प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। और ये सब प्रश्न बिल्कुल एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी विविया होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है वो कितना? 0.03%। सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मात्रा क्या बोलते हैं ना, नहीं ऑक्सीजन की नहीं, नाइट्रोजन की। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैसेज की मात्रा होती है वो गैसेज क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं। और इसके बाद ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का स्थान आता है, फिर आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां प्रश्न में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या होती है? 0.03% या प्रतिशत। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न जो है वो क्या है? मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है कि NaOH है। NaOH है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल आसान। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? केमिस्ट्री में आप दूसरा चैप्टर को यदि कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का जवाब आसानी पूर्वक या सरलतम रूप में दे सकते हैं। नहीं पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट से तो फिर तो ऐसे भी प्रश्न का जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। ये सब प्रश्न को भी लेकर आप लोग सोच सकते हैं। NaOH क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि क्षारक? तो क्या बोले, क्षारक जो होते हैं या जो क्षार होते हैं उसके आखिरी में OH लगा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये जल के साथ जब भी घुलेगा या मिलेगा, जल से जब भी ये अभिक्रिया करेगा तो वो जल में OH- आयन देंगे, ठीक ना। तो NaOH क्या है? क्षार है, बेस है क्षार। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? क्षार। NaOH क्या है? क्षार है या क्षारक भी आप बोल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और मेरा जो अगला प्रश्न है वो बिल्कुल आखिरी और लास्ट प्रश्न है।
तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीन है, यहां ऑक्सीन लिखा हुआ है लेकिन होगा ऑक्सीन, ऑक्सीन होगा, ऑक्सीन है, ऑक्सीन नहीं पढ़िएगा, ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है बताइए। यदि आप 9th में पादप हार्मोन के बारे में अच्छे तरीका से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग आसानी पूर्वक दे सकते हैं। और 10th में भी इस चीज को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत टॉपिक दिए हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 9th 8 में, 10th में भी हार्मोन को लेकर टॉपिक बना हुआ है बायो वाले पार्ट्स में। तो चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अब तो हिंट्स कर चुके हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर ऐसे प्रश्न को लेकर आप लोगों के ऊपर बिल्कुल जिम्मेवारी का बुछार या बुहार बन सकते हैं। तो ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या, ऑक्सीन एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन। कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑक्सीन कैसा है, पादप हार्मोन है ना। ऑक्सीन है क्या, पादप हार्मोन। यह प्लांट हार्मोन होता है। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा पादप हार्मोन। ऑक्सीन क्या है, पादप हार्मोन है। तो चलिए तब आज के क्लास को हम इसी क्वेश्चंस के साथ स्टॉपेज करते हैं। इससे आगे की क्लास फिर हम नेक्स्ट डे में देने वाले हैं। और तब तक के लिए आप सबों को मेरे तरफ से थैंक यू।